मैं प्रकाश चंद चौरसिया, उत्कृष्ट विद्यालय साचपानी धनौरा, जिला सिवनी से। आज हम पद्य साहित्य का इतिहास इस विषय पर पढ़ेंगे। हिंदी में पद्य साहित्य का इतिहास एक महत्वपूर्ण चैप्टर है और परीक्षा के दृष्टिकोण से यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रतिवर्ष इसमें से एक प्रश्न दीर्घोत्तरी और कुछ प्रश्न लघुत्तरी और वस्तुनिष्ठ में से आते ही हैं। इसलिए ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस चैप्टर को पढ़ने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे अवधि। अवधि में विक्रम संवत 1050 से लेकर वर्तमान तक के, लेकिन यही अगर ईस्वी सन में लेंगे तो सन 993 से वर्तमान तक मानी गई है। इस तरह पद्य साहित्य का इतिहास विक्रम संवत में 1050 से और ईस्वी सन में 993 से वर्तमान तक माना गया है। अब हम ये देखेंगे आगे कि हिंदी पद्य साहित्य को प्रमुख रूप से कितने भागों में बांटा गया है। तो हम ये देखते हैं कि हिंदी पद्य साहित्य को प्रमुख रूप से 4 भागों में बांटा गया है और 4 जो इसके भाग हैं वो 4 काल कहलाते हैं। पहला है आदिकाल, जो संवत 1050 से 1375 तक है, और अगर ईस्वी सन की बात करें तो सन 993 से 1318 तक के हैं। आदिकाल को हम वीर गाथा काल भी कहते हैं। दूसरा काल होता है पूर्व मध्यकाल, जिसको हम भक्ति काल के रूप में जानते हैं, और यह संवत 1375 से 1700 तक का माना गया है। अगर हम सन समझें तो 1318 से लेकर 1643 तक का जो काल है वो पूर्व मध्यकाल के रूप में जाना जाता है, जिसको हम भक्ति काल भी कहते हैं। तीसरा काल है उत्तर मध्यकाल, जिसको हम रीति काल के नाम से जानते हैं, जो संवत 1700 से 1900 तक का माना गया है। और अगर ईस्वी सन में देखें तो सन 1643 से 1843 तक के। चौथा जो काल है वो है वर्तमान काल। वर्तमान काल को हम आधुनिक काल के नाम से भी जानते हैं, जो संवत 1900 से वर्तमान तक का माना गया है। और अगर सन देखें तो ये 1843 से वर्तमान तक का माना गया है। इसके अंतर्गत सबसे जो पहला काल है आदिकाल। परीक्षा के दृष्टिकोण से आदिकाल सबसे महत्वपूर्ण काल है, क्योंकि ये प्रारंभिक काल है। अब जैसा कि पिछले बार हम पढ़ चुके हैं कि संवत 1050 से 1375 और सन 993 से 1318 तक का जो समय है वो आदिकाल के रूप में जाना जाता है। लेकिन आदिकाल को हम अन्य नामों से भी जानते हैं। हम ये देखेंगे कि आदिकाल को हम अन्य नामों से भी जानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार इसे आदिकाल नाम दिया गया, लेकिन अगर आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि से देखें तो उन्होंने इस काल को वीर गाथा काल कहा है। वहीं डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इस काल को चारण काल के रूप में कहा है। तो राहुल शास्त्रात्यायन ने इसे सिद्ध सामंत काल के रूप में माना है और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसे बीज वपन काल के रूप में माना है। विश्वनाथ मिश्र ने इसे वीर काल कहा है और कुछ विद्वान इसे रासो काल भी कहते हैं। रासो काल इसलिए कहते हैं क्योंकि इस काल में रासो की रचनाएं ज़्यादा लिखी गई थी, इसीलिए। अब अगर हम देखें कि आदिकाल जो है उसको वीरगाथा काल, चारण काल, बीज वपन काल, सिद्ध सामंत काल, वीर काल या रासो काल के रूप में हम इसको जानते हैं। और परीक्षा में कई बार आदिकाल के नाम से पूछा जाता है, कई बार वीरगाथा काल के नाम से और कई बार चारण काल के नाम से पूछा जाता है। इस तरह हमें सभी नामों का जानकारी होनी ही चाहिए। बाकी सर्वाधिक प्रचलित नाम इसका है आदिकाल, जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा दिया गया है, और वहीं वीर गाथा काल जो रामचंद्र शुक्ल के नाम से दिया गया है। अब आगे हम देखते हैं कि आदिकाल की प्रमुख विशेषताएं क्या है। आदिकाल की प्रमुख विशेषताएं, पहला है वीर रस प्रधान रचनाएं, और कहीं कहीं पर श्रृंगार रस भी दिखाई देता है। अर्थात आदिकाल में
अधिकांश जो रचनाएं लिखी गई हैं वो वीर रस प्रधान रचनाएं थी और कहीं कहीं श्रृंगार की रचनाएं भी हमको देखने को मिलती है। दूसरा इसकी विशेषता है कि वीरों की गाथाओं का वर्णन, क्योंकि इस काल में वीरों की गाथाओं का वर्णन किया गया है, इसीलिए इस काल को वीर गाथा काल भी कहा जाता है। और तीसरा है महत्वपूर्ण बिंदु है, रचनाएं चारण और भाटों के द्वारा लिखी गई है। चारण और भाट हुआ करते थे जो युद्ध भूमि में सेना के साथ चलते थे और उनका मनोबल बढ़ाते थे, वहीं राज दरबार में अपने राजा की प्रशंसा किया करते थे। इसी कारण से चूँकि ये चारण और भाट ही किया करते थे, इसीलिए इस काल को चारण काल भी कहा गया है। चौथा है प्रमुख विशेषताओं में सजीव युद्ध वर्णन। इसमें चारण और भाटों के द्वारा युद्ध का सजीव वर्णन किया जाता था, अर्थात जब वे अपनी रचनाएं पढ़ते थे तो ऐसा महसूस होता था कि हमारे सामने ही युद्ध हो रहा हो। पांचवी प्रमुख विशेषता है आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा। यहाँ पर जो चारण और भाटों के द्वारा जिस राजा के आश्रय में वे रहते थे उन राजाओं की प्रशंसा किया करते थे और प्रशंसा करके राजा जब प्रसन्न होते थे तो उन्हें बहुत सारा धन्य धान्य प्रदान करते थे ताकि उनका जीवन यापन अच्छे से चल सके। इस तरह इस काल में अधिकांश जो रचनाएं लिखी गई वो आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा में ही लिखी गई। किसी भी चारण या भाट के द्वारा अपने राजा की अप्रशंसा नहीं की गई, अर्थात उनकी प्रशंसा ही की गई। इसके बाद छठवीं महत्वपूर्ण विशेषता है कि जो कवि रहते थे वो राजाश्रित चारण कवि रहते थे, अर्थात राजा के आश्रम में रहकर ही वो रचनाएं लिखा करते थे और ऐसी रचनाएं लिखते थे जिससे उनका राजा प्रसन्न हो और उनकी सेना में उत्साह का सृजन हो। इसके बाद सातवां जो बिंदु है वो राष्ट्रीयता का भाव, अर्थात संकुचित राष्ट्रीयता थी। हमारा जो देश था वो एक राष्ट्र के रूप में नहीं था, छोटे छोटे राज्यों के रूप में था, अर्थात एक राज्य दूसरे राज्य से वैमनस्यता भी रखता था और उनसे मतलब वैमनस्यता रखने के साथ साथ दुर्भावना रखता था और उसे जीतने का प्रयास करता था, अर्थात लोगों में राष्ट्रीयता की भावना नहीं थी वरन राज्य की भावना थी। इसीलिए हम इसे संकुचित राष्ट्रीयता की भावना भी कह सकते हैं। अगला है डिंगल पिंगल भाषाओं का प्रयोग, अर्थात अपभ्रंश भाषाओं का प्रयोग इसमें ज़्यादातर किया गया है। कोई विशेष भाषा नहीं थी, डिंगल पिंगल मिश्रित और अपभ्रंश भाषाओं का प्रयोग इस काल में सर्वाधिक किया गया। अगला बिंदु है अतिशयोक्ति अलंकार और उपमा और रूपक अलंकार, अर्थात इस काल में अतिशयोक्ति अलंकार का वर्णन ज़्यादातर देखने को मिलता है, अर्थात जो चारण और भाट हुआ करते थे वो अपने राजाओं की अतिशयोक्ति अलंकार के साथ उनकी वीरता का बखान किया करते थे और इसमें ज़्यादातर अतिशयोक्ति अलंकार थी, लेकिन इसके साथ साथ उपमा रूपक और अनुप्रास अलंकार भी इस काल में देखने को मिलता है। अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है ऐतिहासिक घटनाओं का कल्पना से संयोग, अर्थात जो ऐतिहासिक घटनाएं हुआ करती थी उनके चूँकि कोई प्रमाण नहीं थे, इसलिए जो कवि हुआ करते थे वो कल्पना के साथ संयोग कर अपने राजा और राजा के पूर्वजों की कल्पना के साथ संयोग कर उनकी प्रशंसा किया करते थे और वैसी रचनाएं लिखा करते थे। अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो रासो साहित्य की प्रधानता, अर्थात इस काल में अधिकांश रचनाएं रासो साहित्य पर लिखी गई है, इसलिए इसमें रासो साहित्य की प्रधानता थी। और अगला बिंदु है छप्पा एवं दोहा छंदों का ज़्यादातर प्रयोग किया गया। अब आदिकाल के अगर हम देखें तो आदिकाल के प्रमुख रचनाकार एवं उनकी रचनाएं, तो सबसे पहले है नरपति नाल जिनकी प्रमुख रचना है बीसल देव रासो। उसके पश्चात है चंदवरदाई जिनकी प्रमुख रचना है पृथ्वीराज रासो। तीसरा है दलपति विजय जिनकी प्रमुख रचना है खुमांड रासो। चौथा है जगनिक जिनकी प्रमुख रचना है परमाल रासो, जिसे हम आजकल आल्हा खंड के नाम से भी जानते हैं और हमारे ग्रामीण अंचलों में आल्हा के गीत आज भी गुनगुनाए जाते हैं, बोले जाते हैं। इसके बाद अगला है शारंगधर हमीर रासो, ये भी आदिकाल की प्रमुख रचनाकारों में से हैं। अगला है नल्ल सेन जिन्होंने विजयपाल रासो
करके लिखा है। और अगला है अमीर खुसरो, जिनकी पहेलियाँ और दोहे बड़े ही प्रसिद्ध हैं, जो आदिकाल में ही लिखे गए थे। इस तरह आदिकाल के बारे में हमने देखा कि आदिकाल कब से कब तक का माना गया है, उसके पश्चात उनकी और क्या क्या नाम हैं, उसके बाद उनकी प्रमुख विशेषताएं क्या है, उनके कौन कौन रचनाकार थे और जिनकी कौन कौन सी रचनाएं थी। अब हम अंत में देखेंगे कि इस संबंध में महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा में आते हैं वो क्या हैं। तो पहला, हिंदी पद्य साहित्य को कितने कालों या भागों में बांटा गया है, तो इसका उत्तर है 4। वो जो चारों हमने इसके पहले पढ़ चुके हैं। नंबर दूसरा है आदिकाल या भक्तिकाल या रीतिकाल या आधुनिक काल की अवधि क्या है, अर्थात आदिकाल की अवधि क्या है, भक्तिकाल की अवधि क्या है, रीतिकाल की अवधि क्या है और आधुनिक काल की अवधि क्या है, ये भी हमको याद रखना पड़ेगा। अगला है आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल एवं आधुनिक काल को हम और किन किन नामों से जानते हैं। जैसा कि हमने आदिकाल के बारे में पढ़े, जैसे बीज बपन काल, चारण काल, वीरगाथा काल आदि नामों से हम जानते हैं। उसी तरह भक्ति काल को भी हम, जो पूर्व मध्य काल है, उसको भक्ति काल के नाम से जानते हैं। रीति काल के भी अनेक नाम हैं, जैसे श्रृंगार काल, कला काल और अन्य काल। इसके बाद आधुनिक काल है, जिसको हम वर्तमान काल के रूप में जानते हैं। इस तरह से इसके अलग अलग नाम हैं, ये भी हमें याद रखना पड़ेगा। विभिन्न कालों की प्रमुख विशेषता और उनकी प्रवृत्ति क्या है, ये एक बड़े प्रश्न के रूप में आता है और अधिक अंकों के प्रश्न के रूप में ये आता है कि विभिन्न काल की विशेषताएं क्या क्या हैं और इनकी प्रवृत्तियाँ क्या है। जो इसमें से हमने आज आदिकाल के बारे में पढ़ा है। अगले चैप्टर में हम भक्ति काल के बारे में पढ़ेंगे। अगला है विभिन्न कालों के प्रमुख रचनाकार एवं उनकी रचनाएं क्या है। अलग अलग कालों के प्रमुख रचनाकार हुए हैं और उनकी रचनाएं क्या है, ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में आता है। और आदि कालों के अन्य नाम क्या है और क्यों हैं। आदि कालों के अन्य नाम क्या हैं और क्यों हैं। जैसे आदि काल को वीरगाथा काल कहा गया, क्योंकि इस काल में वीर परक रचनाएं ज़्यादा लिखी गई। आदि काल को चारण काल भी कहा गया, क्योंकि इस काल में चारण और भाटों के द्वारा अधिकतम रचनाएं लिखी गई। इस तरह बीज बपन काल या सिद्ध सामंत काल भी इसे कहा गया है। धन्यवाद।